देखो, हमने फ्रिक्शन में अभी तक 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। पहले लेक्चर में तो हमने जाना कि फ्रिक्शन स्टैटिक और काइनेटिक के टाइप्स। दूसरे लेक्चर में हमने कुछ डायरेक्शन के बारे में देखा था, स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन। स्टैटिक पे हम अभी उतना फोकस नहीं किए हैं, तो वो भी आ जाएगा विद टाइम। लेकिन फ्रिक्शन के चैप्टर को अब देखो, इसमें इसके सिवा तो कुछ है नहीं, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के बगैर कुछ है नहीं। तो देखा जाए सुपरफिशियली तो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसमें कुछ अब करने को बचा नहीं है। बट इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, इतना ही ये जो 2 लेक्चर हमने पढ़े, इतना ही पढ़ने के बाद आपसे कोई न्यूमेरिकल्स सॉल्व होंगे ऐसी उम्मीद नहीं रखना, अनलेस आप फर्दर न्यूमेरिकल सॉल्व करके उन न्यूमेरिकल्स को एज टॉपिक्स पढ़ें हम। ठीक है, तो मेरी ये आदत है कि मैं ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आपको जो न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, विल स्टडी एवरी न्यूमेरिकल एज अ टॉपिक इन इटसेल्फ। ठीक, तो अब हम जो न्यूमेरिकल्स करेंगे उनको आप बिल्कुल अलग से एक टॉपिक की तरह समझोगे। ठीक है ना, तो वहाँ से आपके बहुत सारे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आपको कुछ और चीज़ें पता लगेंगी इन एडिशन टू व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्नड। ठीक है, तो मैंने न्यूमेरिकल्स चूज़ किए हुए हैं, इतने सारे हमारे पास हैं, हमें सब के सब कवर करने हैं। तो हम वन बाय वन हर न्यूमेरिकल पे जाएंगे। तो पहला मैंने ये न्यूमेरिकल लिया, ठीक है, इसको नीचे लेके आते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल हमारा यही रहेगा। आप न्यूमेरिकल देख लो, फाइंड मिनिमम म्यू। ठीक है, म्यू यहाँ पर है इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सो दैट द ब्लॉक्स रिमेन स्टेशनरी। ना तो 100 kg को मूव करना है, ना तो 50 kg को मूव करना है, आपको उसके लिए कोरस्पॉन्डिंग म्यू निकालना है। देखो आप क्या करोगे, देखो व्हाट यू विल डू इज, ये ऐसा सवाल है, इसको मैं अगर सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाऊं, यहाँ तो इसने थोड़ा 3D में दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर 100 kg का, ये 50 kg का, यहाँ पर है म्यू। अब देखो, मैंने आपको कहा कि हर न्यूमेरिकल अपने आप में एक टॉपिक है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो इस यहाँ से हमें एक चीज़ मिलती है कि इसने म्यू दिया है, ना तो ये म्यू एस दिया है, ना ये म्यू के दिया है। तो ये असल में है कौन सा, ये वही है जो आपको ज़रूरत है। आपको अगर म्यू के की ज़रूरत है तब भी आप इसी म्यू को यूज़ करोगे, आपको म्यू एस की ज़रूरत है तब भी म्यू ही यूज़ करोगे। ठीक है, तो हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अगर तो दोनों ब्लॉक रेस्ट पे हैं तो इसका मतलब 50 kg मूव नहीं कर रहा और 100 kg भी मूव नहीं कर रहा, सीधी सी बात है। पहली बात, अगर 100 kg मूव नहीं कर रहा तो मैं 100 kg की डायग्राम बनाऊं, नीचे कितना 100g, ऊपर कितना टेंशन T। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ T इज इक्वल टू 100g सिंस नो मोशन ऑकर्स। तो समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 से T 100g मिलेगा, ये 1000 न्यूटन। तो आपकी जो ये स्ट्रिंग है इसमें टेंशन है 1000 न्यूटन। तो असल चीज़ पे अब आप आ रहे हो, इस 100 का क्या काम था यहाँ पर, इस 100 का काम था आपको हेल्प करना टू फाइंड आउट टेंशन। अब आप असल चीज़ पे आ रहे हो जिस पे फ्रिक्शन लग रहा है, 50 kg। समझ के देखना इसको 50 kg को। देखो जब यहाँ पर 50 kg है, इस पे यहाँ से फोर्स लग रहा है कितना 1000 न्यूटन। इसने जो ये कहा है ना कि फाइंड आउट मिनिमम म्यू, मिनिमम, इसका कुछ मतलब है। देखो जब भी ऐसे मिनिमम पे सवाल आ जाए ना, क्या मिनिमम पे सवाल आ जाए तो एक तरीका होता है सवाल की तरफ देखने का। 1000 न्यूटन, सपोज मैं कहूँ कि मिनिमम म्यू, दिस इज द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब इस ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम 50, अगर इसको चलना नहीं है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, ये तो हमें मूव नहीं करने देना ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक होगा। और टेंडेंसी कहाँ है जाने की, राइट साइड, 1000 न्यूटन फोर्स की वजह से, तो इस पे स्टैटिक लगेगा और पीछे लगेगा। वर्टिकल में फोर्सेस होंगे नॉर्मल रिएक्शन और वेट, क्योंकि वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है तो इसीलिए वर्टिकल में फोर्सेस दिखाने का फ़ायदा नहीं है। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल में आपको फ्रिक्शन निकालने के लिए नॉर्मल तो चाहिए ना, तो उसके लिए नॉर्मल दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है यहाँ नॉर्मल होगा 50g, ये नॉर्मल और ये वेट 50g। यहाँ पर हम लिखेंगे नॉर्मल इज इक्वल टू 50g, देयरफॉर फ्रिक्शन that the surface can offer, कितना दे सकती है सरफेस, वो होगा म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन।
विच विल बी म्यू एस, इसको इसने म्यू ही लिखा है ना यहाँ पे, तो हम म्यू ही यूज़ करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन कितना है 50 g यानी कि 500। दिस इज व्हाट द सरफेस कैन ऑफर। ठीक है, अब समझना ध्यान से बात, जो सरफेस ऑफर करेगी कोई ब्लॉक कब नहीं चलता, when is it that the block will not move? If the external force is less than the static force of friction। तभी तो होता है ना जब अप्लाइड फोर्स कम हो, किससे, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, या इक्वल हो। तो मैं कहूंगा फॉर नो मोशन म्यू एस into normal reaction it must be greater or equal to applied force यानी कि 1000 न्यूटन। क्या ठीक है, तो म्यू नॉर्मल रिएक्शन कितना 500 मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 1000 न्यूटन, तो म्यू मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 2। ठीक है, सो म्यू मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 2, लेकिन आपको कह रहा है छोटे से छोटा म्यू बताओ कितना चाहिए। अब समझो, इफ म्यू इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 द लीस्ट वैल्यू इज 2, है ना। इफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 तो परमिसिबल वैल्यूज कौन से हैं, ग्रेटर और इक्वल टू 2 यानी कि 2 अलाउड है, 2.1 अलाउड है, 3 अलाउड है, 3.1, 3.3, इन सब में से मिनिमम कौन है 2। सो इफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 द मिनिमम ऑफ एक्स इज 2 इटसेल्फ। ये सही है ना, तो यहां पर लगा दो भाई, द मिनिमम म्यू इज 10, कितना इज 10 2। क्या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 2 हो सकता है, याद रखना, हाँ, लेकिन आप मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में देखोगे 0 से लेकर के 1 तक, बट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैन बी, इट कैन गो अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, कब जाएगा क्या जाएगा तुम्हारे काम का नहीं है। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 2। ओके, दिस इज डन, म्यू एस इंटू नीटा। ओके, अब दूसरे सवाल पे आते हैं। आपके लिए बहुत ज़रूरी है सीखना कि जज कैसे करो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, और वो आप इन्हीं न्यूमेरिकल से सीखोगे सब कुछ। ठीक है, उसके बाद हम ये न्यूमेरिकल उठाते हैं, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ न्यूमेरिकल से ही सीखेंगे। दिस विल एक्ट एज टॉपिक्स। सवाल देखो, कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक वर्टिकली डाउनवर्ड सो दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव। अब आप यहाँ पर सवाल की लैंग्वेज समझो, कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक वर्टिकली डाउनवर्ड सो दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव। ब्लॉक कितने किलो का है, 10 kg का, समझना बात को, 10 kg का, यहाँ से लग रहा है 100 न्यूटन फोर्स, और नीचे कितना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, भाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5। पहली बात तो ये है, क्या ये ब्लॉक चलेगा इस 100 न्यूटन की वजह से, विल इट बी एबल टू मूव। उसके लिए हम देखेंगे एफ एस मैक्स म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू एस है 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन है 100 यानी कि 50। देयरफॉर द सरफेस विल बी एबल टू प्रोड्यूस अ मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफ व्हाट 50 न्यूटन, विच मीन्स अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 से लेकर के 50 तक होता तो ब्लॉक नहीं चलता, अगर एक्सटर्नल फोर्स 10 का होता तो फ्रिक्शन कितना लगता 10, लेकिन अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है सरफेस के पास 50 न्यूटन। इस पे लग कितना रहा है फोर्स 100 न्यूटन। विल द ब्लॉक मूव, यस इट विल मूव। तभी ये आपसे कह रहा है कि बताओ अब वर्टिकली कितना मैं इस पे दबाव डालूं, वर्टिकली ऐसे, क्योंकि अगर वर्टिकली कोई फोर्स नहीं है, अगर तो सिचुएशन ऐसी है जो दी है यही है सिंपल, तब तो ब्लॉक को चलना है। लेकिन ये आपको कह रहा है ब्लॉक को रोको वर्टिकली फोर्स डाल के। ये क्यों ऐसा कह रहा है, इसको पता है कि जब आप वर्टिकली फोर्स डालोगे ना उससे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है, नॉर्मल बढ़ गया तो मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफवर्ड भी बढ़ेगा। आपको उस मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफवर्ड को इतना बनाना है कि वो 100 या 100 से ज्यादा हो। ठीक है, देखो यहां पर यही लॉजिक है, लेट द फोर्स टू बी अप्लाइड वर्टिकली इज इक्वल टू एफ। ठीक है, अगर वर्टिकली आपने एफ लगा दिया तो अब यहां से एफ लग रहा, नीचे 10G है और ऊपर कौन है नॉर्मल रिएक्शन। देयरफॉर अब नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, एफ
प्लस 10g तो 100 होता है, इतने न्यूटन. दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन. एफ एस मैक्स जो सरफेस ऑफर कर सकती है, न्यू एफ एस मैक्स, नया वाला, दैट विल बी म्यू एस. इसको मैं न्यू लिखता हूँ, न्यू एफ एस मैक्स, इट विल बी म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन विच इज म्यू एस तो आपको 0.5 दिया है इंटू एफ प्लस 100. ठीक है, एफ प्लस 100. एक काम करना, यहाँ पर आपने n लिखा ना, इसको n डैश लिखना, n डैश, f प्लस 100. फॉर नो मोशन, क्या अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन जो है, मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफर, शुड इट बी ग्रेटर और इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स? एफ एस मैक्स शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड कितना अभी भी 100, should be greater or equal to 100. तो एफ एस मैक्स तो मेरा अब 0.5 है इंटू एफ प्लस 100 should be greater or equal to 100. तो एफ प्लस 100 should be greater or equal to 200. So F should be greater or equal to 100 न्यूटन. अगर greater or equal to 100 तो कम से कम कितना चाहिए? 100. Therefore least F is equal to 100 न्यूटन. ठीक, इस तरह से हमने ये F निकाल लिया. तो देखो, जैसा मैंने आपको कहा था ना कि ये हर न्यूमेरिकल अपने आप में एक टॉपिक है. अब ये न्यूमेरिकल है, इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा स्पेसिफिक क्या सीखने को मिलेगा? एक नसीहत मिलेगी हमेशा के लिए. सवाल है कि अ ब्लॉक इज गिवन अ वेलोसिटी, इट्स गिवन अ वेलोसिटी ऑफ 10 meters per second and a force of 100 Newton is applied in addition to friction. ठीक है, फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द ब्लॉक. आपको निकालनी है रिटार्डेशन. ठीक है, अब समझना ब्लॉक को. देखो क्या है, ये ब्लॉक दिया यहाँ पे, यहाँ पर 100 न्यूटन है, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पर इसने म्यू ऐसे ही रख दिया है म्यू. ठीक है, मास इसका कितना दिया है? 10 kg. ठीक है, ओके. हमें निकालनी है क्या? रिटार्डेशन. अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ना म्यू, इसको आप यहां पर ले लो 0.2. कितना? 0.2. अब समझना सवाल को ध्यान से. अगर तो इसमें फोर्स कहाँ को है? राइट साइड, और वेलोसिटी कहाँ को है? लेफ्ट साइड. ये देखो, फोर्स राइट साइड, वेलोसिटी लेफ्ट साइड. अब ये सवाल आपको कंफ्यूज करने के लिए है किस चीज़ को लेके? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन. अब यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी? कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में क्या कहेंगे ना, सर फोर्स तो लग रहा है कहाँ को? राइट साइड, तो फ्रिक्शन काइनेटिक होगा लेफ्ट साइड. लेकिन नहीं, इट्स नॉट द फोर्स दैट डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इट्स द रिलेटिव वेलोसिटी. ठीक, रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी. टेंडेंसी ऑफ वेलोसिटी हम कहेंगे स्टैटिक के टाइम पे, और रिलेटिव वेलोसिटी हम कहेंगे काइनेटिक के टाइम पे. पहले डिसाइड करो, यहाँ स्टैटिक लगेगा काइनेटिक. सर यहाँ तो काइनेटिक लगेगा, कैसे पता चला? क्योंकि मोशन हो रही है 10 मीटर पर सेकेंड. तो कभी भी फोर्स को लेके फ्रिक्शन को कंफ्यूज नहीं करना कि फोर्स की डायरेक्शन ये है तो फ्रिक्शन तो अपोजिट ही होगा. हाँ, ऑलमोस्ट बहुत सारे केसेस ऐसे बनते हैं जिनमें फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होता है, बट that is a coincidence. ठीक है, otherwise it is the tendency of motion and the motion itself that decides the direction of friction. So याद रखना, यहाँ पर हम लिखेंगे here the motion is to left and thus friction is kinetic and towards right. तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि काइनेटिक है. काइनेटिक में तो मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं होता, म्यू के इंटू नीटा. तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू नीटा. म्यू के नॉर्मल रिएक्शन कितनी है? म्यू के तो 0.2 है. व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन? 10 मास कितना दिया है? 10 kg, यानी कि 100. तो यहाँ पर आएगा 20 न्यूटन. दिस इज 20 न्यूटन. व्हाट? काइनेटिक फ्रिक्शन.
अगर इसकी अब एफ बी डी पे आओगे, यहाँ से कितना लग रहा, 100 न्यूटन। मुझे वर्टिकल दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नॉर्मल चाहिए था वर्टिकल से, वो तो मैंने लिख दिया यूँ ही 100, ठीक है। अब बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ को एक्ट करेगा, वो भी बैकवर्ड्स। देखो अप्लाइड फोर्स के साथ लगा काइनेटिक फ्रिक्शन, अपोजिट फोर्स के अपोजिट फ्रिक्शन लगता है, ये दिमाग में कभी नहीं लाना। एफ के कितना है 20 न्यूटन, और यहाँ से इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। व्हाट इज द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन कितनी होती है, देखो रिटार्डेशन इज इक्वल टू, अच्छा इसको रिटार्डेशन क्यों बोलेंगे, पहली बात यहाँ एक्सेलरेशन कहाँ को होगी, यहाँ को, ठीक है। एन एक्सेलरेशन विच इज अपोजिट टू वेलोसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिटार्डेशन, बात उतनी सी है। आपको न्यूटन्स लॉ से पता है फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, कितना फोर्स है यहाँ 100 प्लस 20, फोर्स डिवाइडेड बाय मास इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए, मास कितना है भाई 10, सो इट इज 120 बाई 10, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू, ठीक। तो ये आएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, और यही एक्सेलरेशन असल में क्या चीज़ है, रिटार्डेशन, बात ख़त्म, ठीक। तो इस सवाल से हमने क्या सीखा, क्योंकि मैंने कहा था हर सवाल एक टॉपिक है, सवाल से ये सीखा कि इट इज़ नॉट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ relative velocity and tendency of velocity, ठीक। अच्छा तो अभी उसके बाद एक और सवाल लेते हैं, इस सवाल को उठा लो, ये सवाल है, सवाल देख लो क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट। अच्छा ये जो ये वर्ड यूज़ कर रहा है ना, कौन सा, ये जो सेंटेंस इसने यूज़ किया है, इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट, इस सेंटेंस को अभी के लिए दिमाग में रखना। मैं किसी सवाल पे आके, इन्हीं में से एक सवाल है, मैं उस पे आके इस चीज़ पे वापस आऊँगा, कौन सा, ये जो लिखना है इनिशियली द ब्लॉक इज एट रेस्ट, इसकी एक इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। फिलहाल के लिए फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालने को बोला गया, पहली बात यहाँ 50 न्यूटन लग रहा है ना, क्या यहाँ फ्रिक्शन होगा, हाँ पहले तो ये देख लो ब्लॉक चलेगा अभी कि नहीं, एफ एस मैक्स is equal to mu s into normal reaction, mu s 0.5, normal reaction 100 यानी कि 50 न्यूटन, अप्लाइड कितना 50, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना 50, देयरफॉर नो मोशन, एंड एक्सेलरेशन कितना 0, बात खत्म, ठीक। ये तो सिंपल सा सवाल था। अच्छा तो चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो इस न्यूमेरिकल में आपसे क्या पूछ रहे हैं, देखो फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक शोन इन फिगर बिफोर इट स्टॉप्स। तो सीधी सी बात है, ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड राइट साइड, तो फ्रिक्शन कौन सा होगा काइनेटिक, और लगेगा कहाँ को लेफ्ट साइड, सो एफ के। और आपको पता है कि एफ के की वैल्यू होती है म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू के तो कांस्टेंट है और नॉर्मल रिएक्शन भी यहाँ कांस्टेंट होगा, तो एफ के कांस्टेंट है। देखो इसमें हम लिखेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, म्यू के आपका 0.5 है और नॉर्मल रिएक्शन है 100, तो 50 न्यूटन। इसका मतलब ये ब्लॉक है, इस पे आगे वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, पीछे फोर्स है 50 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, ये फोर्स इस 10 को कम करेगा, बट हम वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन यूज़ करते हैं ना, यूजुअली फोर्स तो नहीं यूज़ करते, और ये 50 न्यूटन कांस्टेंट है क्योंकि म्यू के इंटू एन कांस्टेंट है। आपको पता है कि काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय मास कितना है 10, और यहाँ से वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये रिटार्डेशन है और कांस्टेंट रिटार्डेशन है, तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन लगेंगी, ठीक है। हमें निकालना है फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर इट स्टॉप्स, सो वी विल यूज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v तो 0 माइनस 100 is equal to
-2 इंटू एक्सलरेशन इज 5 इंटू एस। तो आपको एस मिलेगा यहाँ कितना, 10 मीटर। सो एस इज 10 मीटर। ठीक, बात ख़त्म, इतना सही तो था। एक बात नोट करना कि इस सवाल से एक और चीज़ सीखने को मिलती है। देखो इस पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है म्यू के इंटू एन, जो किसके बराबर है, 50 के बराबर। ठीक है, एक्सेलरेशन आपने कितना लिया, फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास, मतलब रिटार्डेशन। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, म्यू के इंटू एन डिवाइडेड बाय मास। यही तो आया था हमें, 50 था म्यू के इंटू एन, मास कितना था 10। ये जो एक्सेलरेशन हमने यूज़ किया है, जो 5 आया था, तो म्यू के इंटू एन डिवाइडेड बाई एम, ये 5 है। अच्छा म्यू के कितना है, म्यू के नॉर्मल रिएक्शन कितना है, एम जी डिवाइडेड बाई एम, ये और ये कैंसल, आंसर कितना, म्यू जी। याद रखना जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी रोड पे हॉरिजॉन्टली चल रहा हो और नॉर्मल रिएक्शन उसके वेट के बराबर हो, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर हो, क्योंकि हमेशा नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर नहीं होता, ये आपको पता है। लेकिन जब एक सिंपल सा ब्लॉक दिया गया हो या कोई कार दी गई हो जो सिंपली जा रही है, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, वेट के बराबर। इफ द नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू वेट and then there is a coefficient of friction mu on the road, then the retardation offered by the road is always equal to mu g। ठीक है, ये मैं याद रखने को क्यों बोल रहा हूँ, देखो याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, नेट फोर्स डिवाइड बाय मास, नेट फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइड बाय मास। फ्रिक्शनल फोर्स 50 से डिवाइड कर दो मास से, तो तब भी 5 आ जाएगा। मैं कहता हूँ आप डायरेक्टली याद रख लिया करो। जैसे इस सवाल में आपको दिया क्या, देखो वेलोसिटी दी है 10, फ्रिक्शन है इस पर, देखो मैं इसको डायरेक्टली क्यों मैं आपको बता रहा हूँ याद रखने को, इससे आपका टाइम बच जाएगा वहाँ। देखो वेलोसिटी मुझे दी है कितनी, 10, मुझे रिटार्डेशन पता है, क्योंकि फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करता है, इट अपोजेस रिलेटिव मोशन, तो रिटार्डेशन ही देगा। तो रिटार्डेशन कितना आएगा, म्यू जी, डायरेक्टली म्यू कितना 0.5 जी कितना 10, यानी कि मुझे रिटार्डेशन डायरेक्टली मिला 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन यानी कि लेफ्ट साइड एक्सेलरेशन अपोजिट टू वेलोसिटी, तो मैं सीधा तो निकाल सकता हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो मुझे यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं, फिर उसको मास से डिवाइड करो, उतना लंबा चौड़ा नहीं, आप बस रिटार्डेशन याद रख लो म्यू जी, तो ये हमेशा के लिए आप याद रख लेना। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सपोज सवाल ये है कि इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द फोर्स एफ इज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम 0। ठीक है, इस फोर्स को इंक्रीज किया जा रहा है 0 से। कौन सा फोर्स, ये जो यहाँ पर आपको दिया गया है, ये एफ फोर्स, इट इज इंक्रीज फ्रॉम 0, डिटरमाइन वेदर द ब्लॉक विल फर्स्ट स्लाइड और लिफ्ट अप। ठीक है, अच्छा सवाल है, देखो अच्छा स्लाइडिंग को कौन सी चीज़ नहीं होने देती, फ्रिक्शन। तो स्लाइड करने के लिए फ्रिक्शन एक्सीड करना पड़ेगा, कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक ही चीज़ को रोके रखता है, और चीज़ का चलना या ना चलना स्टैटिक फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है, काइनेटिक पे नहीं डिपेंड करता, क्योंकि काइनेटिक तो तब आएगा ना जब चीज़ चलना शुरू होगी। सो रोकेगा चलने से कोई, तो स्टैटिक फ्रिक्शन है। अच्छा, चीज़ लिफ्ट होगी कब, जब अपवर्ड फोर्सेस वेट से ज़्यादा होंगे या बराबर होंगे। ठीक है, बराबर होंगे तो नॉर्मल 0 होगा, ज़्यादा होंगे तो लिफ्ट अप हो जाएगा। देखो हम क्या करेंगे काम, हम इसकी सिंपल सी एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में हम यहाँ से एक फोर्स F दिखाएंगे, यहाँ से हम F cos 37 दिखाएंगे, यहाँ से हम दिखाएंगे F sin 37। ठीक, ये हमारा ग्राउंड रहेगा, म्यू है 0.5। अच्छा, लिफ्ट होने के लिए क्या है, देखो हम दोनों केसेस करेंगे। फॉर लिफ्टिंग से क्या होगा, देखो इसका एक वेट है कितना 10g नीचे, अगर ये F sin 37 10g से क्या हो गया ज़्यादा, तभी तो लिफ्ट होगा, और जो ही लिफ्ट हुआ तो नॉर्मल तो आएगा नहीं। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ फॉर लिफ्टिंग F sin 37 मस्ट बी ग्रेटर देन 10g। सो F sin 37 कितना है आपका 3/5 शुड बी ग्रेटर देन 100, F शुड बी ग्रेटर देन 500/3। इसका मतलब जब इस F की वैल्यू 0 से बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाएगी कि वो 500/3 को एक्सीड कर जाए तो लिफ्ट होगा। अच्छा, स्लाइडिंग के लिए क्या है, फॉर
फॉर स्लाइडिंग ऐसा होता है ना कि ड्राइविंग फोर्स शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू एस इंटू एन, तभी तो चीज़ चलती है। ड्राइविंग फोर्स कितना है यहाँ पे समझ के देखो, ड्राइविंग फोर्स तो एफ कॉस 37 है, मैं लिखूँ एफ कॉस 37 शुड बी ग्रेटर देन म्यू एस कितना 0.5, नॉर्मल रिएक्शन कितना, गलती नहीं कर देना यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन के लिए आप डायग्राम में यहाँ अगर नॉर्मल दिखा दो एक बार, 10g माइनस एफ साइन 37। देखो यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सर नॉर्मल के टाइम पे क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा। देखो अगर ये एफ साइन 37 यहाँ नहीं होता तो नॉर्मल रिएक्शन 10g आता, क्योंकि एफ साइन 37 है और वर्टिकली ये इक्विलिब्रियम में है, उठने से पहले तो इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है ना, उठने से पहले तो इक्विलिब्रियम में होगा, तो उठने से पहले नॉर्मल भी एग्जिस्ट करेगा, तो ऐसे आएगा ना, देखो n प्लस एफ साइन 37 इज इक्वल टू 10g, सो n इज इक्वल टू 10g माइनस एफ साइन। मैं कहता हूँ इससे बेटर ऐसे सोचना है कि ऊपर लगने वाले फोर्स, अपवर्ड लगने वाले फोर्स, ये वेट को घटा देते हैं। अगर ये वेट को घटाएंगे तो ये वैसे ही तो नॉर्मल को भी घटाएंगे। इनकी एब्सेंस में mg के बराबर नॉर्मल होगा, इनकी प्रेजेंस में किसके बराबर होगा, mg माइनस जितना वेट में घटौती आ गई वो कितना आ गया, घटाव कितना आ गया एफ साइन 37, सो 10g माइनस एफ साइन 37 इज योर नॉर्मल। उसी तरह से अगर यहाँ पर 10g होता और नीचे लगता एफ साइन 37 तो 10g प्लस एफ साइन 37 नॉर्मल के बराबर होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम वही यूज़ करेंगे, तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा 10g माइनस एफ साइन 37, दिस विल बी योर नॉर्मल रिएक्शन, ओके। तो मुझे मिलेगा एफ कॉस 37 इज व्हाट 4/5 इज ग्रेटर देन 0.5 इंटू 100 माइनस एफ 3f/5, सही। तो मुझे मिलेगा 4f/5 इज ग्रेटर देन 50 माइनस 3f/10, तो मुझे मिलेगा 4f/5 प्लस 3f/10, मुझे मिलेगा 11f/10 इज ग्रेटर देन 50, तो f इज ग्रेटर देन 500/11। समझना, जब f का वैल्यू 500/11 से ज़्यादा हो जाएगा तो स्लाइडिंग हो जाएगी, जब f का वैल्यू 500/3 को एक्सीड करेगा तब क्या होगी, लिफ्टिंग, ठीक है ना। अब दिमाग लगाओ, अगर f 0 से बढ़ रहा है, देखो 0 से हो रहा है 1 से हो रहा है 2 से हो रहा है 3 से हो रहा है 4 से हो रहा है 5, मैं दो वैल्यूज चूज करता हूँ 4 एंड 3। पहले f किसको एक्सीड करेगा, 3 को कि 4 को, जो छोटी वैल्यू होगी वही पहले एक्सीड होगी, क्योंकि 3 के बाद वो बनेगा 3.5, उसके बाद 4 आएगा, फिर 4.5 आएगा, तो 3 और 4 में से पहले कौन एक्सीड होगा, छोटा वाला वैल्यू 3, इन दो में से छोटा कौन 500/11, तो पहले तो यही एक्सीड होगा। और स्लाइडिंग की शर्त क्या है, f शुड एक्सीड 500/11, लिफ्टिंग की शर्त क्या है, f शुड एक्सीड 500/3, दो में से पहले कौन एक्सीड होगा 500/11, देयरफॉर इट विल स्लाइड फर्स्ट। तो पहले क्या होगी, स्लाइडिंग, क्योंकि स्लाइडिंग की कंडीशन पहले मीट होगी, ठीक है, बात खत्म। सो दिस वाज अबाउट स्लाइडिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल देखो, a block of mass 2 kg is given a push horizontally and the block starts sliding over a horizontal plane. The graph shows the velocity time graph of the motion. The coefficient of friction between the plane and the block is. देखो, अगर आपको दिख नहीं रहा, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, आप ये सवाल नोट करो, block of mass this and this, and then the block starts sliding over a horizontal plane. The graph shows the velocity time graph of the motion. The coefficient of friction between the plane and the block is. ये हमें निकालना है coefficient of friction, ठीक। देखो कैसे अप्रोच करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ग्राफ देखना, ये जो ग्राफ है, मे भी आपको साफ ना दिख रहा हो, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है,
यहाँ पर इन्होंने 8 दिया है और ये फोर्स टाइम इन सेकेंड्स है, वेलोसिटी है मीटर्स पर सेकेंड में। देखो आपको क्या करना होता है ना, देखो एक स्टूडेंट का जो अप्रोच होगा ना न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, उसको हिंट से पता चलता है। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जब भी आप कोई नया सवाल देखो ना जिसको कभी नहीं देखा हो, जिस टाइप के सवाल को आपने कभी नहीं देखा हो, ये गारंटी लो आपसे 80% टाइम्स, उस 80% ऑफ द केसेस में वो आपसे सॉल्व भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, यहाँ आपने हिंट ले रखा। देखो यहाँ डायरेक्टली हिंट मिलता है कि काइनेमेटिक्स यूज़ करो। दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। समझ आते हो इसको अप्रोच कैसे करेंगे? मुझे क्या निकालना है, समझो, मुझे निकालना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर मैंने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिमाग में भर लिया ना एक बार, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और रटा लगा ली इसकी, सवाल कभी सॉल्व नहीं होगा। मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप ये मत देखो कि सवाल डिमांड क्या कर रहा है, आपका न्यूमेरिकल डिमांड क्या कर रहा है, आपको वो नहीं देखना है। आपको देखना है न्यूमेरिकल ने हिंट्स कौन सी दी है और उन हिंट्स को आप एग्जीक्यूट करते जाओ। आप डायरेक्टली पहुंच जाओगे वहाँ पर जो सवाल आपसे डिमांड कर रहा है। आप पहले डिमांड की तरफ मत देखो, पहले आप हिंट्स को देख लो। तो हिंट में मुझे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। मैं बिना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को दिमाग में लाए मैं एक काम तो कर ही सकता हूँ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। एरिया अंडर वीटी ग्राफ gives you what? Displacement. So displacement is 1/2 base into height is this much, which is 16 meters. ये आपको डिस्प्लेसमेंट मिली, ठीक है। अब समझो कैसे आगे फर्दर अप्रोच होगा। डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है, ठीक है। उसके बाद सवाल कह रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आ गया ना दिमाग में, आप अगर सोचो तो आप डायरेक्टली पहुंच जाओगे कहाँ? काइनेमेटिक्स में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ये यूं ही नहीं देता अनलेस ये आपको असल में कह रहा है कि काइनेमेटिक्स यूज कर। तो देखो और क्या पता चल सकता है इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। देखो इनिशियल वेलोसिटी पता है तुम्हें, इनिशियल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0, वो तो 8 दी है, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड दी है। अच्छा तो मैं लगा सकता हूँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, लेकिन v हमें पता नहीं है। अच्छा तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 4 सेकंड बाद वेलोसिटी 0 हो रही है? वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 एंड टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। तो यहाँ से v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा सकते हो, ठीक है। तो v इक्वल टू यू प्लस 80, 0 इक्वल टू 8 प्लस एक्सेलरेशन कितना है पता नहीं, टाइम कितना है 4, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि एक्सेलरेशन इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि रिटार्डेशन है, ठीक है। लेफ्ट साइड एक्सेलरेशन है। सर आपको कैसे पता चला लेफ्ट साइड है? अरे आप देखो वीटी ग्राफ में वेलोसिटी थ्रू आउट पॉजिटिव है, अबाउट टाइम एक्सिस है, तो एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव मिल रही है तो वो लेफ्ट साइड होगी फिर, तो -2। सर फिर ये एस क्यों निकाला? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं ना, इस v को यूज़ मत करो, v को 0 यूज़ मत करो, आप s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर लगा लो, आपको तब भी एक्सेलरेशन -2 ही मिलेगी। अगर ये v यूज़ नहीं कर रहे हो तब आपके पास s भी होगा, u भी होगा और टाइम 4 सेकंड भी होगा, तो वहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो एक्सेलरेशन कितना आया? 2। बट आपको पता है कि एक फ्रिक्शन वाली सरफेस पे देखो, इट इज स्लाइडिंग ओवर अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक्सेलरेशन होता कितना है? म्यू जी, सुना है कभी? सो 2 को मैं लिख सकता हूँ म्यू जी। आपने सर -2 को क्यों नहीं लिखा म्यू जी? अरे माइनस तो खाली डायरेक्शन है ना, माइनस इज ओनली डायरेक्शन, असल वैल्यू म्यू जी है। तो 2 इज इक्वल टू 10 इंटू म्यू, तो म्यू आएगा 0.2। अब देखो मैंने जो खुद ऑब्जर्व किया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये होता है, अरे सर आपने तो ये कर दिया, मुझे तो ये स्टेप भी समझ में आया, ये भी मुझे पता है, ये भी पढ़ लिया काइनेमेटिक्स में, लेकिन मैं कैसे ये करता अगर आप न दिखाते? तो मैं कैसे इस कंक्लूजन पे पहुंचता कि मुझे यहाँ से ये सब चीज़ें निकालनी है? वो कंक्लूजन पे आप तभी नहीं पहुंचोगे जब आप पहले ही दिमाग में लेके चलोगे क्या चीज़? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिमाग को बोलते गए। अगर आपने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिमाग में फिक्स कर दिया ना वर्ड को, तो आप लॉज ऑफ मोशन से बाहर नहीं आ पाओगे, आप काइनेमेटिक्स में जा ही नहीं पाते।
आपको हिंट्स पे काम करना है, आपको ये नहीं देखना है कि सवाल पूछ क्या रहा है, डिमांड क्या कर रहा है। फिर हाँ, विद टाइम जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब प्रैक्टिस इतनी होगी, फिर आप वो डिमांड भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट मेरी सलाह यही है कि स्टार्टिंग में आप हिंट से चलो, एक एक हिंट नोट करो। हिंट यहाँ पर क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हिंट है तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी भी पता कर सकते हैं, टाइम तो हमें गिवन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं। हाँ, ए हमने पढ़ा है म्यू जी के बराबर, तो म्यू निकल जाएगा। ठीक, तो आप हिंट्स पे चला करो। ओके, ये तो हो गया ये। तो इस चीज़ से आपने क्या सीखा? ये सवाल भी अपने आप में एक टॉपिक है। इस सवाल से एक चीज़ रीइंफोर्स हो गई कि एक्सेलरेशन इज म्यू टाइम्स जी, प्रोवाइडेड नॉर्मल रिएक्शन एम जी हो, प्रोवाइडेड कोई स्पेशल केस ना हो कि फोर्सेस टिल्टेड है या ऐसा कुछ है। और दूसरी बात, यहाँ से ये भी हमें पता चला कि काइनेमेटिक्स पीछे नहीं छूटा है, वो साथ साथ चल सकता है। और यहाँ से हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी रिवाइज हो गया। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट न्यूमेरिकल करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप लिखते हो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन। याद रखना, ये जो इक्वेशन है ना, इट्स नॉट अ वेक्टर रिलेशनशिप, इट इज़ ओनली अ स्केलर रिलेशनशिप। देखो, स्केलर रिलेशनशिप एक चीज़ होती है और वेक्टर रिलेशनशिप एक चीज़ होती है। जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इट्स अ वेक्टर रिलेशनशिप। मतलब यहाँ पर डायरेक्शंस का ख्याल रखना है। यहाँ खाली आपको वैल्यू मिलता है स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। वैल्यू कितना है भाई? म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये वेक्टर रिलेशनशिप होती तो क्या, जो लेफ्ट साइड की डायरेक्शन वही राइट साइड की डायरेक्शन। लेफ्ट साइड में कौन वेक्टर है? एफ एस, राइट, म्यू एस तो कांस्टेंट है, राइट साइड में वेक्टर कौन है? नॉर्मल। लेकिन अगर आप देखो, नॉर्मल तो ऊपर होता है और एफ एस तो ऐसे होगा। नॉर्मल और एफ एस के बीच में, नॉर्मल और एफ एस की डायरेक्शन तो सेम नहीं होती। तो इसीलिए ये रिलेशनशिप क्या है? इट्स अ स्केलर रिलेशनशिप। इट ओनली टेल्स यू अबाउट द वैल्यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। इट डज नॉट टेल यू अबाउट द डायरेक्शन। ठीक है, तो ये एक टाइप है रिलेशनशिप्स का मैकेनिक्स में, इनको कहते हैं स्केलर रिलेशनशिप्स। ऐसी रिलेशनशिप्स v इज इक्वल टू आर ओमेगा हम सर्कुलर मोशन में भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उठाते हैं। ओके, देखो सवाल क्या है। सवाल है कि अ हॉरिजॉन्टल फोर्स, अगर आपको दिख नहीं रहा तो ये देखो, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 4 kg resting on a rough horizontal table. The block does not slip on the table. Which of the following is true? Frictional force on the table is 10 and all. तो पहले तक क्या काम करेंगे? 20 न्यूटन, एक ब्लॉक है 4 kg का, इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया 20 न्यूटन। ठीक है, ये कह रहा है ब्लॉक डज नॉट स्लिप। देखो, कोई चीज़ कब स्लिप नहीं करती है? अगर आप फोर्स लगाते हो किससे कम? एफ एस मैक्स से कम। क्योंकि अनलेस आप एफ एस मैक्स को ओवरकम करो, चीज़ तो मूव ही नहीं करेगी। जितनी मैक्सिमम रेजिस्टेंस सरफेस दे सकती है, उसको जब तक ओवरकम ना करो तब तक तो एक्सेलरेशन जीरो है। सो अगर आपका फोर्स एफ एस मैक्स के बराबर है या एफ एक्स मैक्स से कम है तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ये कह रहा है कि 20 न्यूटन पे मूवमेंट नहीं हो रही, इसका मतलब 20 न्यूटन या तो एफ एस मैक्स से कम है या एफ एस मैक्स के बराबर है। अब देखो, कह रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स द टेबल इज अप्लाइंग ऑन द ब्लॉक इज 10 न्यूटन। अच्छा, जब कोई चीज़ मूव ही नहीं करती तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है? उतना ही कि जितना अप्लाइड फोर्स होगा। ये चीज़ों को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना, जहाँ कन्फ्यूजन हो पूछ लेना। ये हम पढ़ चुके हैं। ये देखो, यहाँ पर अप्लाइड है 10 न्यूटन, सरफेस मैक्सिमम दे सकती है 50 न्यूटन, फ्रिक्शन अवेलेबल कितना? 50, लेकिन मोशन हो नहीं रही, क्योंकि तो वापस कितना लगेगा? 10 ही। ठीक है, तो अप्लाइड ही तो वापस लगता है कब? जब मोशन ही ना हो रही हो। मोशन ना होने का मतलब एफ एस मैक्स से कम फोर्स लगा रहे हो, तो तब तो वही फोर्स वापस फ्रिक्शन बन के आता है। ठीक है ना? So frictional force applying, it cannot be 10 Newton because if there is no motion then the frictional force is कितना? 20 Newton ही खुद से। So this is wrong. अच्छा, उसके बाद frictional force the table is applying on the block is 20 Newton, बिल्कुल सही, this is correct. So we can say this is correct. Okay. उसके बाद कह रहा है कि mu s is greater or equal to 0.5 between the block and the table. अब देखो mu को कैसे इन्वॉल्व करेंगे? We know, देखो वी नो एफ एस मैक्स कितना होता, क्योंकि मुझे म्यू एस को इन्वॉल्व करना है ना, तो म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। इस 20 न्यूटन से अगर कोई चीज़ चली नहीं है तो ये 20 न्यूटन एफ एस मैक्स से कम होगा या एफ एस मैक्स के बराबर रहा होगा।
तो मैं लिख सकता हूँ 20 न्यूटन या तो कम है नहीं तो बराबर है किसके, म्यू एस इंटू नीटा। तो 20 इज लेस और इक्वल टू म्यू एस। तो यहीं पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, 4 kg है तो 40। सो 20 इज लेस और इक्वल टू 0.5 is less or equal to mu s, therefore mu s is greater or equal to 0.5. so this is true. D part देखो 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 देखो, D part भी ट्रू हो सकता है क्योंकि यहाँ देखो ग्रेटर और इक्वल टू, सो म्यू एस के पॉसिबल वैल्यूज कौन से हैं, 0.5, 0.6, 0.7 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, as long as it is greater or equal to 0.5. so mu s equal to 0.5 वो भी तो true है, but more appropriate is which one, greater or equal to, this is more appropriate. ठीक, right. तो हमारा ये सवाल तो हो गया। अब मैं अपनी क्यूरियोसिटी के लिए आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, ठीक है। ये उन न्यूमेरिकल से थोड़ा हटके है तो सिंपल है। यहाँ पर एक वॉल है, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है, यहाँ से आप एक फोर्स F लगा रहे हो, 6 kg का है। सवाल है फाइंड F फॉर द ब्लॉक नॉट टू फॉल, ठीक है। अब देखो सब कुछ तो फ्री बॉडी डायग्राम है। अब मैंने आपको कहा था इन केसेस में, कहा क्या था, यहाँ से दिख भी रहा है ड्राइविंग फोर्स वेट होगा, वेट यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन नहीं दिलाएगा, क्योंकि जब आप इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बनाओगे तो नॉर्मल रिएक्शन तो कांटेक्ट पे होती है, इसका तो लाइन ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, ये लाइन ऑफ कांटेक्ट है, तो नॉर्मल रिएक्शन तो ऐसे लगेगा, ठीक है। तो मैं वैसे ही नॉर्मल रिएक्शन बनाता हूँ, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन N, ठीक है। यहाँ से फोर्स लग रहा है F, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली कहीं नहीं जाएगा, वी नो समेशन एफ एक्स किसके बराबर 0, तो F किसके बराबर N के बराबर। अच्छा इस पे एक और फोर्स है, कौन सा, 6G, यहाँ ड्राइविंग फोर्स होगा, बिल्कुल। देखो इसको सरफेस पे स्लाइड कौन करवाएगा, इसका वेट, क्योंकि मैंने आपको कहा ड्राइविंग फोर्स वो फोर्सेस होते हैं जो पैरेलल होते हैं सरफेस के, स्लाइडिंग सरफेस के। तो अगर 6G कहाँ को है, डाउनवर्ड्स, और ब्लॉक को नहीं गिरना है, द मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफर्ड, मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफर्ड कितना होता है, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू एस तो 0.4 दिया है, नॉर्मल कौन है, हाँ नॉर्मल यहाँ आपका एफ है, 0.4 इंटू एफ। अच्छा ना चलने के लिए, अगर ये नीचे नहीं गिरेगा, मतलब ये स्लाइड नहीं होगा, इस वॉल के साथ स्लाइड नहीं होगा, तो ड्राइविंग फोर्स किससे कम होना चाहिए, मैक्सिमम फ्रिक्शन से। सो ड्राइविंग फोर्स जो है मेरा 6G फॉर नो स्लाइडिंग, 6G should be less or equal to mu s into neta, 0.4 F. So F should be greater or equal to 60 divided by 0.4. This is it. ठीक, ओके। इस तरह से आप इन सवालों को डील कर सकते हो। ओके, ये हमने हटा दिया और यहाँ से इसको भी हटा देते हैं। उसके बाद हम आएंगे एक और सवाल पे जो मुझे लगता है अभी के लिए सही है, वो ये वाला सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ सीखने की भी बात है, ये भी एक टॉपिक ही समझ लो। देखो सवाल है कि a horizontal force of 10 newtons acting on a 10 kg block that is sliding to the right, along the floor with a speed v, ठीक है। The coefficient of kinetic friction between the box and the floor is कितना, 0.2 the box is having। देखो सवाल तो दिखने में बहुत आसान है, वेलोसिटी है, 10 न्यूटन फोर्स है। समझना एक चीज, ये जो ब्लॉक है ना, ये 10 kg का है, कितने का है, 10 kg का। इसमें वेलोसिटी कहाँ को दी है, वेलोसिटी राइट साइड को दी है, राइट। वेलोसिटी अगर राइट साइड को है तो क्या फ्रिक्शन इस 10 न्यूटन की वजह से डिसाइड होगा, नहीं, फ्रिक्शन वेलोसिटी से डिसाइड होगा। और फ्रिक्शन कौन सा होगा, काइनेटिक, द फ्रिक्शन इज काइनेटिक। क्यों, क्योंकि इट इज मोशन, इट इज इन मोशन। और ऐसे बनेगा, ऐसे लगेगा एफ के, यहाँ को लग रहा है कितना,
10 न्यूटन, मास कितना है 10 kg। वी नो एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू के आपको 0.2 दिया है, नॉर्मल रिएक्शन 100 होगा, जो कि कितना है 20 न्यूटन। कितना 20 न्यूटन। टोटल फोर्स कितना है, देयरफॉर देखो इसमें क्या होगा, देयरफॉर नेट फोर्स 20 यहाँ और 10 यहाँ, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट डिवाइडेड बाय मास 10 kg। मास क्योंकि 20 कहाँ को है लेफ्ट को और 10 कहाँ को है राइट को, तो इसकी एक्सेलरेशन कहाँ को होगी लेफ्ट को ही, तो इट विल बी 20 माइनस 10/10 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ को होगी एक्सेलरेशन, इट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, सो एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स लेफ्ट, ये वाला ए पार्ट। राइट तो हो नहीं सकता। देखो यहाँ पर इंसान परेशान हो सकता है, सर फोर्स तो राइट साइड है तो एक्सेलरेशन क्यों नहीं, क्योंकि आप फ्रिक्शन नहीं देख रहे। ठीक है, ये तो अप्लाइड फोर्स है। उसके बाद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड तो कांस्टेंट हो नहीं सकती क्योंकि फोर्सेस लग रहे हैं, ये चेंज हो जाएगी ये स्पीड। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड बट नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो कांस्टेंट स्पीड नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी, नहीं स्पीड भी कांस्टेंट नहीं होगी। ठीक है ना, स्पीड भी कांस्टेंट इसकी नहीं होगी, राइट। अच्छा मुझे बताओ विद टाइम ये धीमा होगा कि ये विद टाइम एक्सेलरेट होगा। देखो एक्सेलरेशन कहाँ को है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहाँ को, इट इज लेफ्ट, लेकिन वेलोसिटी कहाँ को है राइट साइड, तो इट विल स्लो डाउन। इफ इट स्लोज डाउन देन स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो खाली ए पार्ट इसका सही आंसर है, राइट। तो इस सवाल से हमने क्या सीखा, इस सवाल से हमने ये सीखा फिर से कि फोर्स नहीं असल में रिलेटिव वेलोसिटी डिसाइड करती है, किसकी डायरेक्शन, फ्रिक्शन की। रिलेटिव वेलोसिटी एंड टेंडेंसी ऑफ मोशन, टेंडेंसी स्टैटिक डिसाइड करती है और रिलेटिव वेलोसिटी काइनेटिक फ्रिक्शन को डिसाइड करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 8। ये ठीक है, सवाल देखो क्या है। A 40 kg block is dragged along a rough horizontal surface. Mu k कितना दिया है भाई 0.4 by an applied force F as shown. The block moves at constant velocity. The magnitude of F is nearly equal to. अच्छा देखो इसने ये जो कहा ना constant velocity. constant velocity. constant velocity का मतलब सर constant velocity का मतलब acceleration 0 होगा। ठीक है, अच्छा तो देखते हैं एक्सेलरेशन 0 कैसे होगा। ये ब्लॉक है, यहाँ पर हम f लगा रहे हैं, दिस इज f cos 37, दिस इज f sin 37, और साथ ही साथ म्यू भी दिया है आपको 0.4। क्या ये चल रहा है, हाँ ये तो कह रहा है कि इट इज ड्रैग्ड, मतलब ये चल रहा है, तो काइनेटिक लग रहा है। काइनेटिक कहाँ लगेगा, लेफ्ट, क्योंकि रिलेटिव मोशन राइट साइड है। तो मैं ऐसा करूं, इस पे काइनेटिक लगाऊं एफ के। एक बात समझना, अगर ये फ्रिक्शनलेस होता ना सरफेस तो कांस्टेंट वेलोसिटी पॉसिबल ही नहीं थी। क्यों, क्योंकि फिर एक ही फोर्स होता कहाँ को, राइट साइड, और एक फोर्स कभी इक्विलिब्रियम में अकेला नहीं हो सकता, उसको खत्म करने के लिए एक अपोजिट फोर्स चाहिए। सर आप क्यों इक्विलिब्रियम में ला रहे हो, इसलिए क्योंकि ये कह रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब इक्विलिब्रियम ही तो है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट हॉरिजॉन्टली हो रहा है ना, तो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू कितना 0। तो मैं लिख सकता हूँ f cos 37 माइनस काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल, नेट फोर्स तो 0 होना चाहिए, एक्सेलरेशन 0 तो नेट फोर्स भी 0 है। व्हाट इज f cos 37, f आपको दिया हुआ है क्या, नहीं, हमें तो f ही निकालना है। मैं लिखूंगा f इंटू 4/5 माइनस f के कितना होता है म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू के मुझे 0.4 दिया। अब ध्यान रखना नॉर्मल रिएक्शन mg से कम होगा कि ज़्यादा होगा, सर कम होगा, कितना कम होगा, f sin 37 जितना कम होगा। तो मैं इसको लिखूँ mg माइनस f sin 37 इज इक्वल टू 0। तो 4f/5 माइनस मास कितना दिया है 40 kg, तो 40 kg तो ये 160 होगा,
160 प्लस ये 3f/5 ये 0 के बराबर, तो हमें मिलेगा 7f/5 इज इक्वल टू 160। तो f आएगा आपका 160 इंटू 5/7 न्यूटन। तो ये रहेगा क्या, f का वैल्यू। इस f के वैल्यू के अंडर द ब्लॉक विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो काम खत्म। ओके, हमने कहीं cos 37 इज 4/5, sin 37 इज 3/5। नियरली, ओके, हमें नियर अबाउट जाना है। तो 4 और 3 तो 7 ही है, 7f/5। कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई। मास कितना है, 400 इंटू 4, तो 160 ही तो होता है, प्लस, अच्छा हाँ, ओ ओ ओ ओ यहाँ पर गड़बड़ हो गई ना। ये 3f/5 नहीं आएगा, 3f इंटू 0.4/5। ठीक है, तो ये आएगा 4/10 तो है ही, इंटू 3 तो 12f/50। ठीक है, 12f/50। ये गड़बड़ हुई थी, यहाँ पर हमें कोई वैल्यू मैच नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर हमारा 50 एलसीएम होगा। ये आएगा 40f प्लस 12f इज इक्वल टू 160। ठीक है, तो यहाँ पर 160 इंटू 50, 160 इंटू 50 तो डिवाइडेड बाई 52, नियर अबाउट 153। तो f आपका आएगा 153.8 न्यूटन, नियर अबाउट। सो हमारा बी पार्ट आंसर है। ओके, सो दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। ये तो गया। ओके, डन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सवाल आप खुद करके दोगे, कौन सा, ये वाला सवाल, ये वाला, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये वाला सवाल। ठीक है, दिस इज टू बी सॉल्व्ड। सवाल है कि अ ब्लॉक ऑफ 10 kg is sliding on a rough horizontal surface with initial speed of 10 meter per second. At that moment, a force of 150 Newton starts acting on the block at an angle of 53 with the horizontal. Find the displacement of the block in 4 seconds. आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। ठीक है, ऑलराइट, तो ये गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट जो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्चुअल एक सवाल है, इसको देखते हैं। Which of the following is correct about kinetic friction? A part, it acts in direction opposite to applied force. No, not true. It acts in the direction opposite to the direction of relative velocity. So A is not true. It acts in direction opposite to relative velocity between bodies in contact. B is true. It acts in direction opposite of relative acceleration. नहीं, हम relative velocity, its direction can be determined by seeing the direction of acceleration of body. नहीं, हमारा है कौन सा, kinetic friction के लिए it acts in direction opposite of relative velocity between the bodies in contact. ठीक, ओके, सो दिस इज डन। इसका बी पार्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो है, अच्छा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेने से पहले एक चीज़ सीख लो। देखो, अगर मेरे पास कोई ब्लॉक है, इस पे फोर्स लग रहा है, मान लो एक बात है कि इसका म्यू एस और म्यू के इसका मास है 5 kg, और आपको दिया है कि म्यू एस है 0.6 एंड म्यू के इज 0.4। ठीक है, एफ एस मैक्स जो सरफेस मैक्सिमम देगी 0.6 इंटू 50, यानी कि 30 न्यूटन सरफेस दे रही है, और ये तो एफ एस मैक्स है, चलो फिलहाल के लिए। तो आपको कितना फोर्स देना है चलाने के लिए, 30 से ज़्यादा। 30 से कितना ज़्यादा चलाने के लिए, अरे बहुत थोड़ा ज़्यादा, मतलब
30, ये मैंने सिखाया है ऑलरेडी, 30.00001 न्यूटन पे भी ये चलेगा, क्योंकि 30 पे क्या है, 30 पे तो फाइनल है, इसके बाद तो सरफेस कुछ ऑफर ही नहीं करेगी। तो क्या किया जाए, देखो जब आप इस पे 30 लगाओगे ना, समझना ध्यान से बात, 30 न्यूटन, तो सरफेस पूरा जोर लगा लेगी, कितने का, 30 का, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा वापस, 30 न्यूटन, राइट। अब इसी ब्लॉक को यहाँ पर ले लो, इसको लगा लो 30.00001, ये 5 kg, विल द ब्लॉक मूव, इट विल मूव। सेकेंड और फर्स्ट केस में क्या फ़र्क है, आपने सेकेंड केस में फोर्स ज़्यादा लगाया, किससे, एफ मैक्स से ज़्यादा लगाया, तभी तो मूव किया। कितना ज़्यादा लगाया, देखो 0.00001, बहुत थोड़ा इंक्रीज किया आपने। सो दिस, सिंस दिस इज अ वेरी स्मॉल इंक्रीज, इसको कहते हैं जेंटल पुश। जेंटल पुश मीन्स अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ फोर्स। So as soon as you apply a force equal to Fs max, the body will not move. But applying a force of Fs max and then giving it a gentle push, the motion will start. Right? Because that gentle push will actually increase the value of applied force by a very minor quantity. And that is what is needed. So gentle push से पहले पहले तो body रुकी हुई है और पूरा friction use हो रहा है 30 का। जेंटल पुश के बाद देखो, नाउ दिस ब्लॉक इज इन मोशन, व्हाट, दिस ब्लॉक इज नाउ इन मोशन बिकॉज ऑफ अ फोर्स ऑफ 30.4 टाइम्स 0 and 1। देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, द ब्लॉक हैज काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड अ फोर्स ऑफ, देखो एंड अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। Is this correct? It is not 100% correct, but it is approximately 99% fine. Why? Because मैं तो 30 न्यूटन लिख रहा हूँ, आप कह सकते हो सर आपने गलत किया, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैंने ज़्यादा गलती नहीं की। 30 से ज़्यादा तो है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। सर आप कर ही क्यों रहे हो ऐसा, इसको अवॉइड क्यों कर रहे हो, डेसिमल को अवॉइड करो, किस लिए इतनी बड़ी कैलकुलेशन करना, दैट इज़ वाई। सो कभी कभी देखो सवाल कैसे आ सकते हैं, सवाल ऐसे आ सकते हैं जहां पर आपको दिख गया कि मैक्सिमम सरफेस दे सकती है 50 न्यूटन सपोज, और फिर ऑथर आपसे कह रहा है दैट इट इज जेंटली पुश्ड सो दैट द मोशन स्टार्ट्स अंडर अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। इज दैट एग्जैक्टली 50 न्यूटन जहां पर मोशन स्टार्ट हुई है, नहीं, क्योंकि जेंटल पुश है, इट विल बी 50.0001, बट द ऑथर इज राइट इन सेइंग दैट द मोशन हैज स्टार्टेड अंडर अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। और वो कब, जब 50 Fs मैक्स होगा, ठीक। सो जेंटल पुश के टाइम पे हाँ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, बट फोर्स Fs मैक्स के ही बराबर होगा, उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, बट उस थोड़े ज़्यादा की वजह से हम हमारी कैलकुलेशंस को ख़राब नहीं करेंगे डेसिमल को बीच में लाके, ठीक है। तो ये जेंटल पुश वाला मसला देख लेना आप, मतलब इसको दिमाग में रख लेना। और जो ही आपने 30 लगाया ना, आपने एग्जैक्टली किसके बराबर जितना फोर्स लगाया, Fs मैक्स जो सरफेस दे सकती थी। इस कंडीशन को जहाँ पर आप उतना फोर्स लगा रहे हो चलाने के लिए, जहाँ पर ड्राइविंग फोर्स इतना है कि वो एग्जैक्टली बराबर हो जाए Fs मैक्स के, दिस इज कॉल्ड एज लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। लिमिटिंग क्यों, क्योंकि यहाँ पर सरफेस की हद आ गई, लिमिट आ गया, इसके बाद सरफेस कुछ नहीं दे सकती। सो इस फ्रिक्शन को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा, जब तुमने 30 लगाया Fs मैक्स के बराबर, तो फ्रिक्शन कितना मिलेगा, 30, क्योंकि सरफेस दे सकती है 30। So Fs max is actually called as limiting friction। और limiting friction कब आता है, जब applied force Fs max के बराबर हो। अच्छा, Fx max के बराबर applied force देने के बाद gentle push दोगे तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक। लेकिन फोर्स अभी भी वही मान सकते हो क्या, Fs max जितना ही, हाँ थोड़ा ज़्यादा होगा उससे, ठीक है। तो ये चीज़ को दिमाग में भर के रखना, जो मैंने अभी सिखाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये दिमाग ख़राब कर सकता है। देखो अब सवाल है, जो सवाल था जिसके लिए सिखाया, मैंने आपको कहा कि हर सवाल एक टॉपिक की तरह बिहेव करेगा। सो देख लो, अ ब्लॉक ऑफ मास 2.5 kg इज kept on a rough horizontal surface. It is found that the block does not slide if horizontal force is less than 15 Newton. Also, it is found that it takes 5 seconds for it to slide through a distance of first 5 meters if a horizontal force of
15 न्यूटन इज अप्लाइड एंड ब्लॉक इज जेंटली पुश्ड। देखो पहले ही आपको कह रहा है कि 15 न्यूटन पर कोई मोशन नहीं हो रही, फिर कह रहा है 15 को ज़रा सा कुछ ऐड कर दो, जेंटल पुश बोल रहा है ना, ज़रा सा कुछ ऐड कर दो तो मोशन स्टार्ट है। तो इससे आपको ये आइडिया लगाना है कि ये 15 कोई मामूली फोर्स नहीं है, इट हैज़ टू बी एफ एस मैक्स, क्योंकि एफ एस मैक्स को ही ज़रा सा इंक्रीज करना है ना। असल में अप्लाइड फोर्स एफ एस मैक्स के, तो ये जो अप्लाइड फोर्स है 15, ये असल में एफ एस मैक्स के बराबर है, क्योंकि जब भी अप्लाइड फोर्स एफ एस मैक्स के बराबर हो सकता है उसके बाद ही तो जेंटल पुश से मोशन स्टार्ट होगी, जो अभी अभी देखा है। तो इस 15 को जज करना कि ये असल में एफ एस मैक्स के बराबर होगा, ये इन दो स्टेटमेंट से पॉसिबल हुआ। कौन सी स्टेटमेंट? पहली स्टेटमेंट, ब्लॉक डज नॉट स्लाइड व्हेन 15 न्यूटन इज अप्लाइड, क्योंकि जब आप एफ एस मैक्स अप्लाई करते हो ब्लॉक तो चलेगा नहीं ना, क्योंकि चलने के लिए एफ एस मैक्स से थोड़ा ज़्यादा फोर्स होना चाहिए, वो यहाँ आपको पता चलता है। जेंटली पुश्ड, इसका मतलब 15 न्यूटन के बाद जेंटल पुश तभी बॉडी को चला सकता है जब 15 न्यूटन एफ एस मैक्स के बराबर हो। मैं कहूँ देयर इज अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन, अ जेंटल पुश 60 न्यूटन पर बॉडी चल नहीं रही, मैं ऐसा कहूँ 60 न्यूटन पर देयर इज नो मोशन, बट अ जेंटल पुश along with 60 न्यूटन मेक्स इट मूव, विच मीन्स व्हाट, 60 न्यूटन असल में एफ एस मैक्स के बराबर था, जो अभी अभी इससे पहले एग्जाम्पल पढ़ाई। तो उस तरीके का ये सवाल है। सो वी नो हमारा एफ एस मैक्स कितना है, 15 न्यूटन, फ्रॉम डिस्कशन हमें पता है, ठीक है, 15 न्यूटन एफ एस मैक्स। तो एफ एस मैक्स क्या होता है, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज 15। मुझे म्यू एस निकालने को बोला जा रहा है ना, देखो म्यू एस म्यू एस नॉर्मल रिएक्शन मुझे पता है 2.5 g इज इक्वल टू 15, तो म्यू एस आपको मिलेगा 0.6, ठीक है, 15 डिवाइडेड बाई 25 विच इज 0.6, 3/5 0.6, दिस इज म्यू एस। अब क्या मेरा यही आंसर है? नो, हो सकता है म्यू के भी सही निकल रहा हूँ। अब 15 के बाद क्या लगा, जेंटल पुश, इसका मतलब द ब्लॉक इज नाउ एक्सपीरियंसिंग व्हाट, एफ के, बट अंडर अ फोर्स ऑफ व्हाट, 15.00001, बट दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ओनली 15। ठीक, मैं लिख सकता हूँ नेट फोर्स 15 माइनस एफ के, सही। तो 15 माइनस म्यू के इंटू 25, क्योंकि नॉर्मल डायरेक्शन 25 है। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, राइट। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, यहाँ पर रिटार्डेशन होगी, एक्सेलरेशन इज 15 माइनस म्यू के इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2.5, यानी कि मास से डिवाइड कर लो, दिस इज योर एक्सेलरेशन। फिर ये क्या कह रहा है, इट टेक्स 5 सेकेंड्स टू स्लाइड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, 5 मीटर। टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 5 सेकेंड्स, राइट। आपको टाइम दिया है 5 सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट दी है 5 मीटर और एक्सेलरेशन दिया है इसके बराबर। क्या यहाँ से म्यू के का वैल्यू निकालना पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल निकालना पॉसिबल है। हम यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। इनिशियल वेलोसिटी दी है क्या? नहीं। तो हम यहाँ पर एक सेकेंड, स्टार्ट द मोशन का मतलब u कितना, 0। तो s इज इक्वल टू 1/2 15 माइनस म्यू के इंटू 25/2.5 इंटू 25, ठीक है। तो मुझे मिलेगा 10 इज इक्वल टू 15 माइनस 25 म्यू के इंटू 10, राइट। तो मुझे मिलेगा 1 इज इक्वल टू 15 माइनस 25 म्यू के, तो 14 डिवाइड बाई 25, म्यू के इज इक्वल टू 14/25, 0.56।
म्यू के कितना निकला 0.56, तो डी आंसर है और ए आंसर है। अब एक बात समझना, देखो मैंने आपको कहा था जब भी कोई चीज़ किसी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रही हो तो आप एक्सेलरेशन को डायरेक्टली लिख सकते हो किसके बराबर, म्यू जी। लेकिन मैंने कहा था इट शुड बी मूविंग बाय इट्स ओन। समझना, देखो एक ब्लॉक है, ये किसी वेलोसिटी से चल रहा है एक सरफेस पे जिसका क्या है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, तो इसको रिटार्डेशन कितना मिलेगा म्यू जी, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन तो यहाँ को होगा ना, तो रिटार्डेशन देगा कितना देगा म्यू जी। दूसरा, यहाँ से इसको एफ लग रहा है, क्या लग रहा है एफ, तो यहाँ से कौन लगेगा एफ के, और यहाँ वेलोसिटी स्टार्टिंग वेलोसिटी मान लो यू, तो अब एक्सेलरेशन क्या म्यू जी होगा, नहीं, अब एक्सेलरेशन होगा एफ नेट डिवाइडेड बाय मास। एफ नेट कितना है एफ माइनस एफ के, यहाँ पर एफ नेट कौन है अकेला एफ के, तो एक्सेलरेशन होगा एफ नेट यानी कि खुद से एफ के डिवाइड बाय मास। एफ के कितना है म्यू एम जी बाई मास, तो म्यू जी। लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन में अकेला एफ के नहीं है, यहाँ ये एफ भी इन्वॉल्व होगा। ठीक, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको दिमाग में भर के रखना। सो ये जेंटल पुश वाला किस्सा आपको समझ में आ गया। ओके, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देख लो, इस सवाल मैं चाहता हूँ आप, ये भी अपने आप में एक टॉपिक है ये वाला सवाल। देखो, इस सवाल को भी करने से पहले मैं कुछ आपको बता दूं। ये सवाल इसी पैटर्न पे मिलते हैं आपको हमेशा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसे एक स्ट्रिंग लगी होगी और ऐसे एक बॉक्स दिया होगा, यहाँ से कहा होगा आपको देयर इज़ अ फोर्स एफ से 10 न्यूटन, बॉक्स का मास है 8 kg और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4। सवाल है फाइंड द टेंशन इन द वायर। ठीक, फाइंड द टेंशन इन द वायर। यहाँ आप समझने की ज़रूरत है। देखो, फ्रिक्शन फोर्स जो है, इन सवालों को इस फ्रिक्शन फोर्स के कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर तो क्या ये ब्लॉक लेफ्ट राइट कहीं घूमेगा, क्या ये लेफ्ट राइट कहीं घूमेगा, नहीं, ये तो इक्विलिब्रियम का केस है सर, बिल्कुल इक्विलिब्रियम का केस है। मैं क्या करूँगा काम, देखना कहाँ स्टूडेंट फंसता है। 8 kg 10 न्यूटन, टेंशन कहाँ को T। अब मसला ये है कि फ्रिक्शन कहाँ को माने। यहाँ इसलिए आप फ्रिक्शन पहले ही डिसाइड नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ लगने वाला फ्रिक्शन स्टैटिक होगा काइनेटिक होगा, बिल्कुल स्टैटिक होगा, 100% स्टैटिक, क्योंकि तो ब्लॉक चलेगा नहीं। अब स्टैटिक इस डायरेक्शन में है कि देखो स्टैटिक की डायरेक्शन कहाँ को होती है, टेंडेंसी ऑफ मोशन, है ना। और टेंडेंसी ऑफ मोशन किस डायरेक्शन में होती है, जहाँ को नेट फोर्स लगेगा। सर क्या बोल रहे हो, देखो यहाँ पे मैं इस पे 10 न्यूटन फोर्स लगाऊँ, यहाँ पे मैं 2 न्यूटन लगाऊँ, और सरफेस का एफ एस मैक्स 10 न्यूटन है। इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है 8, कहाँ को, ड्राइविंग फोर्स यहाँ को है 8 न्यूटन। सरफेस कितना दे सकती है 10, देगी कितना 8, किस डायरेक्शन में, इस 8 के अपोजिट, यहाँ को 8, तो नेट फोर्स के अपोजिट। अब यहाँ गड़बड़ है ना, आपको ये नहीं पता कि T और 10 में कौन बड़ा कौन छोटा। देखो आप करोगे क्या इन केसेस में, ये स्पेसिफिक ये केस की बात कर रहा हूँ। इन केसेस में आपके पास एक तरीका है, ये टेंशन है ना स्ट्रिंग में, टेंशन T, इससे पहले कौन आया फ्रिक्शन, यहाँ कितना लगा 10, तो होगा क्या, अगर तो ये 10 ही क्रिएट करे, अगर ये 10 नहीं होता तो टेंशन तो होता ही नहीं, तो इस 10 की वजह से ही सब कुछ हो रहा है, तो असल में ये 10 ही डिस्ट्रीब्यूट होगा आगे। अगर तो फ्रिक्शन इसको पूरा खा जाए तो इसको कुछ नहीं मिलेगा, टेंशन आएगा ही नहीं, वही हमें देखना है। देखो हम कहेंगे एफ एस मैक्स म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू एस कितना 0.4, नॉर्मल रिएक्शन कितना 80 यानी कि 32 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स अभी कितना है 10, अभी आप अप्लाइड में टी को इन्वॉल्व मत करो,
टी की टर्न बाद में आएगी। यहाँ फ्रिक्शन कितना लगेगा, 10। ये फ्रिक्शन दे कितनी सकती है सरफेस, 32, तो ये सरफेस पहले ही इस 10 को खा जाएगी, यहाँ पहुँचने की नौबत नहीं आएगी, तो टेंशन कितना, 0। दिमाग में रखना इस बात को। अगर ये ऐसा हो, इन सवालों को आपको इसी लॉजिक से सॉल्व करना है। सॉरी, 50 न्यूटन, कितना, 50 न्यूटन। यहाँ टेंशन टी, यही 8 kg और यही 0.4। व्हाट इज एफ एस मैक्स, 32 न्यूटन ऊपर की तरह। अप्लाइड कितना, 50। फ्रिक्शन खाएगी कितना, बराबर 32, क्योंकि फ्रिक्शन लगेगा ही 32। सर क्यों लगेगा 32, क्योंकि फ्रिक्शन तो स्टैटिक लगेगा और पूरे का पूरा लगेगा 32, क्योंकि अप्लाइड ज़्यादा है। सो फ्रिक्शन 32 खा जाएगी, तो 50 माइनस 32 कितना आया, 18 न्यूटन। ये 18 न्यूटन कौन बनेगा, टेंशन। अब क्या होगा, अब देखो क्या होगा, 8, यहाँ कितना 50, टेंशन कितना 18, तो फ्रिक्शन यहाँ को 32, देखो इक्विलिब्रियम आ गया, 50 यहाँ से और 50 यहाँ से फोर्स, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ को, राइट साइड। बात ऐसी है। सो इन टाइप के सवालों में जहाँ स्ट्रिंग ऐसे हो और ये ब्लॉक आपको टेंशन निकालने को बोला जाए, आप पहले ये देखो कि अप्लाइड फोर्स में से कुछ बचेगा टेंशन के लिए कि नहीं। अगर नहीं बचेगा तो 0, ठीक है। अच्छा, अब देखो सवाल क्या है, कह रहा है कि इफ एफ इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एफ एंड टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड ग्राउंड इज म्यू। ठीक है, देखो किस किस के बीच में, अप्लाइड फोर्स एंड टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। तो अप्लाइड फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस और टेंशन टी अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, आपको पता है, देखो मैं अगर अभी जो मैंने दिखाया आपको, ये कितना है 50, यहाँ फ्रिक्शन कितना ऑफर्ड था 32, यही तो था। यहाँ टेंशन कितना था, कुछ ना कुछ था, क्योंकि तुम्हारा अप्लाइड 32 से ज़्यादा है। मैं कहूँ 50 नहीं है, क्या है 50 नहीं है, 0 है। यहाँ एफ एस मैक्स कितना है 32, अप्लाइड फोर्स 0 है, कितना 0 से हम बढ़ा रहे हैं। जब आप 0 से 1 पहुँचोगे, क्या टेंशन कुछ होगा, नहीं, क्योंकि एटलीस्ट आपको 32 तक तो पहुँचना है ना, क्योंकि इस 1 को तो फ्रिक्शन खा जाएगा, फ्रिक्शन तो 32 है। जब तक ना आप अप्लाइड फोर्स को कितना बना लो, 32, जो ही आपने 32 बनाया उस टाइम भी टेंशन कितना होगा, 0। यानी कि आपका अप्लाइड फोर्स F, as soon as it becomes equal to Fs max, your tension is 0 as soon as it goes a bit above what, Fs max, tension starts building up। ठीक है, राइट। तो देखो क्या होगा, फोर्स यहाँ पर कितना था पहले, 0। जब तक ना आपने फोर्स की वैल्यू कितनी बनाई, एफ एस मैक्स, यानी कि म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। इसका मास कितना है, एम जी, एम है, तो नॉर्मल रिएक्शन को लगा देंगे कितना। जो ही आपने फोर्स का वैल्यू कितना बढ़ाया, म्यू एस इंटू एम जी, यहाँ पर टेंशन अभी भी 0 होगा। अब जब जब फोर्स बढ़ेगा, म्यू एस इंटू एम जी से जब फोर्स ज़्यादा होगा तो टेंशन भी इंक्रीज होगा। ठीक, टेंशन भी इंक्रीज होगा। किस तरह से इंक्रीज होगा, देखो व्हेन एफ इज ग्रेटर देन म्यू एस इंटू एम जी, तो क्या करेंगे, देखो ये एफ, यहाँ पर टेंशन आना है, यहाँ कितना सरफेस है, अब मैं एफ लगा रहा हूँ म्यू एस एम जी से ज़्यादा, क्या लगा रहा हूँ, ज़्यादा। जैसे इन दो को इस पर्सपेक्टिव में देखो, यहाँ लगा रहा हूँ 50, म्यू एस एम जी है 32, फ्रिक्शन खाएगा कितना 32, बाकी क्या होगा, टेंशन। तो क्या मैं टेंशन लिख सकता हूँ 50 में से जो बचेगा 32 काटने के बाद, यानी कि मेरा टेंशन होगा अप्लाइड फोर्स माइनस म्यू एस एम जी। देयरफॉर टेंशन एक्चुअली इज अप्लाइड फोर्स माइनस म्यू एस एम जी, लेकिन वो कब, जब अप्लाइड फोर्स म्यू एस एम जी से ज़्यादा होगा। सो दिस इज टेंशन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स माइनस म्यू एस इंटू एम जी। ठीक है, ऑल राइट। तो मुझे बताओ टेंशन और अप्लाइड फोर्स में कौन सी रिलेशनशिप है, लीनियर है, पावर तो 1 है।
अगर लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन, इसके बाद ग्राफ स्ट्रेट लाइन का होगा। ठीक, टेंशन अब बढ़ता ही जाएगा अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते बढ़ाते। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो वो इक्वेशन हो गई ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना, y के अलॉन्ग टेंशन है ना, फोर्स तो ये है एम एक्स प्लस सी। अगर इसको कंपेयर करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, c कितना यहाँ माइनस म्यू एस एम जी, वाई के अलॉन्ग तो टेंशन है और x के अलॉन्ग कौन है, फोर्स, माइनस क्या c नेगेटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, देखो यहाँ भी इंटरसेप्ट नेगेटिव आएगा, इसको पीछे प्रोड्यूस करो, देखो ये इंटरसेप्ट यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना होगा इस इंटरसेप्ट का वैल्यू, म्यू एस एम जी। ठीक, सो दिस इज हाउ इट इज, ये ग्राफ होगा एज यू इंक्रीज एफ। ठीक है, तो इस पर आपसे फिर ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में हम खूब सवाल बनाएंगे इस पे। ठीक है, तो उससे आप प्रैक्टिस कर लोगे। अभी बाकी सवाल भी हैं, मुझे लगता है पहले आप ये सारे कवर कर लो, ये फिर हैवी हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, ऑलराइट।